तो हमारे पास ब्याज दरें तेजी से बढ़ रही हैं। 10 साल की यील्ड 100 बेसिस पॉइंट बढ़ गई है। इसका शेयर बाजार के लिए क्या मतलब है? सोना, बिटकॉइन, ट्रेजरी आदि और शायद यहां तक कि वैश्विक अर्थव्यवस्था। हे भगवान, 10 साल की ट्रेजरी लगभग 4.7 तक पहुंच रही है। और आपको खुद से पूछना होगा, ये बंधक दरों पर क्या असर डाल रहा है? ये आवास कीमतों पर क्या असर डाल रहा है? चलो कहते हैं आवास कीमतों पर नीचे की दबाव 2025 की ओर बढ़ते हुए। और इसका मतलब ये नहीं है कि कीमतें गिरने वाली हैं, इसका मतलब बस नीचे की दबाव है। फिर से हमारे पास कई अलग अलग चर हैं जिन पर हमें विचार करना है, लेकिन चलो साल की ट्रेजरी यील्ड का चार्ट देखते हैं। और आप लोग देख सकते हैं कि मैं यहां किस बारे में बात कर रहा हूं। मेरा मतलब है सही है। जब फेड ने दरें घटाना शुरू किया तो 10 साल की ट्रेजरी यील्ड लगभग 3.6 के आसपास थी। इसे 3.65 कह सकते हैं। और हम सीधे ऊपर नहीं गए हैं, कुछ भी सीधी रेखा में नहीं बढ़ता, लेकिन अब हम लगभग 4.7 तक पहुंच गए हैं। लगभग 7। मेरा मतलब है ये 100 बेसिस पॉइंट का एक मूव है। और ट्विटर पर उन सभी लोगों के लिए, और मुख्यधारा के मीडिया में उन सभी लोगों के लिए, और वहां मौजूद सभी विशेषज्ञों के लिए, यह किसी कारणवश मुझे आज भी हैरान करता है। लेकिन किसी कारणवश उनका पूरा विश्व दृष्टि डॉलर ब्याज दरों के मामले में ये सब फेड के चारों ओर घूमता है। तो ये बस ये विश्वास है आपका शुरुआती बिंदु। हमेशा फेड ब्याज दरों को नियंत्रित करता है। मैं इन विशेषज्ञों के बारे में बात कर रहा हूं। मैं अक्सर सोचता हूं कि क्या वे कभी इतिहास को देखते हैं या कभी चार्ट को देखते हैं। ये बस उन चीजों में से एक है जिसे इतनी बार कहा गया है कि लोग इसे बिना देखे ही मान लेते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं अगर ये सच नहीं होता तो लोग इसे बार बार नहीं कहते। तो मुझे यह देखने के लिए कुछ चार्ट में जाने की भी जरूरत नहीं है कि क्या वहां कोई संबंध है। लेकिन फिर जो मुझे और भी हैरान करता है, क्या वे लोग इसे वास्तविक समय में होते हुए देखते हैं, और फिर वे देखते हैं कि अक्सर एक विपरीत संबंध होता है। और फिर भी वे अ, कभी भी कभी भी पीछे नहीं हटते और शायद इस सिद्धांत पर दोबारा विचार नहीं करते कि फेड मौद्रिक सौर मंडल के केंद्र में है या कि फेड ब्याज दरों के केंद्र में है। चलो मैं आपको दिखाता हूं कि मैं यहां किस बारे में बात कर रहा हूं। तो फेड ने फेड फंड्स रेट को 100 बेसिस पॉइंट्स से घटा दिया है 18 सितंबर। 100 बेसिस पॉइंट्स पिछले साल 2024 का, सही है। तो उन्होंने कर्व के फ्रंट एंड पर 100 बेसिस पॉइंट्स घटा दिए हैं। लेकिन फिर भी 10 साल की ट्रेजरी 100 बेसिस पॉइंट्स बढ़ गई है, प्रतिशत का अंतर। तो मुझे बताएं कैसे, आप इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंच सकते हैं कि फेड नियंत्रित करता है या यहां तक कि प्रभावित करता है? मेरा मतलब है उनके पास कुछ प्रभाव है, ये सच है। मेरा मतलब है अगर ब्याज दरें अभी 0% पर हैं, मैं फेड फंड्स की बात कर रहा हूं, तो क्या 10 साल की ट्रेजरी कम कीमत पर ट्रेड कर रही होगी? शायद, शायद। लेकिन ये सच में निर्भर करता है। ये इस पर निर्भर करता है कि उन्होंने 0% पर क्यों गिराया ना। मेरा मतलब है मैं आपको एक ऐसा परिदृश्य दे सकता हूं जहां यह लंबे समय में 10 साल की अवधि के लिए दरों को और भी बढ़ा सकता है, क्योंकि विकास और महंगाई की उम्मीदें बढ़ेंगी। और मैं आपको एक ऐसा परिदृश्य भी दे सकता हूं जहां अगर उन्होंने दरें घटाई तो 10 साल की ट्रेजरी निश्चित रूप से बहुत कम होगी, क्योंकि वे गिर रहे हैं। आर्थिक डेटा के कमजोर होने के जवाब में आप देख रहे हैं। तो दिन के अंत में कर्व के लंबे हिस्से में खास करिए वास्तव में वहां है। स्पष्ट रूप से हजारों चर हैं, लेकिन मुख्य प्रेरक कारक विकास और महंगाई की उम्मीदें होने वाली हैं। ये फेड जो कर रहा है वो नहीं होने वाला है। और कई बार मुझे वहां वापस धकेला जाता है। ठीक है अर्ज, ठीक है। मुझे पता है कि वे कर्व के फ्रंट एंड को नियंत्रित करते हैं। क्या वे वास्तव में इसे नियंत्रित करते हैं या वे सिर्फ 2 साल की ट्रेजरी का पालन करते हैं? क्योंकि अगर आप यहां एक दीर्घकालिक चार्ट देखें, मेरा मतलब है ये लगभग एक समान गति में है। फेड फंड्स 2 साल की ट्रेजरी के साथ, 2 साल की ट्रेजरी पहले जाती है, और गनलॉक हमें यह हमेशा बताता है 2 साल की ट्रेजरी पहले जाती है और फिर फेड बस उसका अनुसरण करता है। तो क्या वे वास्तव में ब्याज दरों को नियंत्रित कर रहे हैं, या वे बस यह देख रहे हैं कि बाजार ब्याज दरों को कहां ले जा रहा है? ये दो पूरी तरह से अलग बातें हैं। और फिर मुझे हमेशा मात्रात्मक सहजता का विरोध मिलता है। ओह जॉर्ज, ठीक है, तो फेड 2 साल की ट्रेजरी का पालन कर रहा है, लेकिन अगर वे मात्रात्मक सहजता कर रहे हैं तो वे उन सभी ट्रेजरी को खरीद रहे हैं और दीर्घकालिक ब्याज दरों को बहुत कम रख रहे हैं जितना कि वे अन्यथा होते। फिर से मेरे लिए ये ऐसा है, क्या आपने कभी किसी चार्ट को देखा है? मेरा मतलब है मुझे पता है कि यह समझ में आता है कि ऐसा क्यों होगा, लेकिन असल जिंदगी में क्या आपने कभी इस पर सवाल उठाने की कोशिश की है और खुद से पूछा है जब फेड ने क्यूई किया है तो ब्याज दरों ने वास्तव में क्या किया है? क्योंकि आप बस मान लेते हैं कि ब्याज दरें कम हैं।
लेकिन क्या आपने कभी वास्तव में इसका शोध किया है? यही मैं इन विशेषज्ञों से पूछना चाहूंगा। आप देख सकते हैं, मेरा मतलब है, ये तो ऐसा भी नहीं है, ये मेरी राय है। यह वास्तव में बहस का विषय नहीं है। ये बस है, यहाँ क्या हुआ? जैसा है वैसा ही है ना? ये ऐसा नहीं है कि मैं इसे घुमा रहा हूं, या आप जानते हैं, ये बस मेरी राय है। नहीं, देखो, उन्होंने इस हरे रंग की छायांकित क्षेत्र के दौरान QE1 करना शुरू किया, और उस समय 10 साल की ट्रेजरी लगभग 2% थी। जब तक उन्होंने QE1 खत्म किया, 10 साल की ट्रेजरी 4% पे ट्रेड कर रही थी। ये 200 आधार अंकों से बढ़ गया कि फेड QE कर रहा था। दूसरे शब्दों में, जबकि फेड दीर्घकालिक ब्याज दरों को कम करने की कोशिश कर रहा था, और फेड से इस सभी अतिरिक्त कृत्रिम मांग ने ब्याज दरों के साथ क्या किया? इसे ऊपर ले गया, नीचे नहीं, क्योंकि बाजार ने फेड को मात दे दी, जैसा कि आप उम्मीद करेंगे। और क्योंकि फेड QE कर रहा था, विकास और महंगाई की अपेक्षाओं में क्या हुआ? वे बढ़ गए। तो भले ही फेड इसे पूरे कर्व के साथ खरीद रहा था, जिससे आपको विश्वास होगा कि ब्याज दरें कम होंगी, दर और कीमत के बीच उल्टे संबंध के कारण हमने बिल्कुल विपरीत देखा। तो फेड जो करने की कोशिश कर रहा था, उनकी मंशा थी ब्याज दरों को कम करना, और ब्याज दरें वास्तव में बढ़ गईं। तो आप मुझे बताएं कि फेड ब्याज दरों को कैसे नियंत्रित कर रहा है? या फिर देखो, अगर आप यह तर्क करना चाहते हैं कि वे सिर्फ QE1 के दौरान ब्याज दरों को प्रभावित कर रहे हैं, तो मैं इससे सहमत हूं। लेकिन वे दरों को नीचे प्रभावित नहीं कर रहे हैं, वे दरों को ऊपर की ओर प्रभावित कर रहे थे। तो आप इसे किसी भी तरह से देखें, जो लोग सोचते हैं कि फेड नियंत्रण में था या वास्तव में दरों को प्रभावित कर रहा था, वे गलत है। क्योंकि यहां तक कि वे लोग जो कहते हैं ठीक है, वे उन्हें नियंत्रित नहीं करते, वे बस उन्हें प्रभावित करते हैं। उनकी स्थिति यह है कि वे दरों को इस तरह प्रभावित करते हैं कि वे अन्यथा जितनी होती उससे कम होती हैं। और हम इसे देख सकते हैं। इसके विपरीत एक बेहतर तर्क है, ब्याज दरें पहले से ज्यादा ऊंची हैं। QE2 को देखो, 10 साल से शुरू करें, और इसे देखो, हर बार जब वे QE करना बंद करते हैं, तो दरों का क्या होता है? फिर वे गिर जाते हैं। जैसे ही वे QE बंद करते हैं, और फिर यहां देखो, हम QE2 शुरू करते हैं। साल, मैं इसे 2.5 कहता हूं। हम 3% पर समाप्त होते हैं, तो ये 50 आधार अंकों की वृद्धि है। फिर QE3 में 10 साल की दर 1.9 से शुरू हो रही है, और फिर हम QE3 के अंत में 3% पहुंच जाते हैं। तो बस, मैं सोचता हूं कि फेड द्वारा दरों को नियंत्रित करने, या यहां तक कि उन्हें उस दिशा में प्रभावित करने का तर्क, जिस दिशा में वे चाहते हैं, बहुत ही कमजोर तर्क है। तो खैर, अब चलो 10 साल की ट्रेजरी यील्ड के चार्ट पर वापस चलते हैं, जो स्पष्ट रूप से फेड के कारण नहीं बढ़ रही है। वे दरें घटा रहे हैं। ये बढ़ रहा है क्योंकि विकास और महंगाई की उम्मीदें बढ़ रही हैं। अब हमें यह पूछना है कि अर्थव्यवस्था की वृद्धि, जो ब्याज दर में शामिल है, वह क्या है? अब ये केक में मिलाया जा रहा है। क्या यह सच में होने वाला है? इसके सच होने की संभावनाएं क्या हैं? क्योंकि स्पष्ट रूप से कहें, अगर ब्याज दरें विकास और महंगाई की उम्मीदों के कारण बढ़ रही है, और यदि विकास वास्तविकता में बदलता है, तो अर्थव्यवस्था को उन ब्याज दरों को सहन करने में सक्षम होना चाहिए। कोई समस्या नहीं। दूसरे शब्दों में, यदि मान लीजिए 10 साल की दरें 5% तक बढ़ जाती है, फिर हम देखते हैं कि विकास सच में होता है, तो बाजार को न केवल 5% ब्याज दरों को संभालने में सक्षम होना चाहिए, बल्कि उन्हें 7.5% को भी संभालना चाहिए, 30 साल के बंधक पर। आप देखिए, ये चीजों को देखने का एक और अलग तरीका है, जो मुझे लगता है कि कहीं अधिक सटीक है। ये नहीं है कि ओह मेरे भगवान, उच्च ब्याज दरें अर्थव्यवस्था को गिरा देंगी, या ओह मेरे भगवान, निम्न ब्याज दरें अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करेंगी। वास्तव में नहीं, क्योंकि ब्याज दरें खुद अर्थव्यवस्था में जो अपेक्षित है, उसका एक प्रतिबिंब। ब्याज दरें वास्तव में अर्थव्यवस्था का कोई परिणाम नहीं दे रही है। वे आपको मूल रूप से आर्थिक विकास और महंगाई की उम्मीदों का एक मूल्य संकेत दे रहे हैं, जहां ज्यादातर लोग इसे देखते हैं फिर से उस फेड केंद्रित दृष्टिकोण से, जबकि ओह मेरे भगवान, अगर फेड दरें बढ़ा रहा है, तो ये किसी तरह से अर्थव्यवस्था को गिरा देना। खैर, मुझे नहीं पता, ये इस पर निर्भर करता है। अगर फेड दरें बढ़ा रहा है और लंबी अवधि की दरें तेजी से बढ़ रही हैं, तो मुझे नहीं पता, ये वास्तव में अर्थव्यवस्था को गिरा देगा, क्योंकि यह हमें बता रहा है कि अर्थव्यवस्था उच्च ब्याज दरों को सहन कर सकती है। लेकिन अगर फेड दरें बढ़ा रहा है जबकि 10 साल की दर स्थिर है, या वास्तव में उलटाव पाने के लिए नीचे जा रही है, तो बाजार हमें बता रहा है, ठहरिए, फेड की ब्याज दरें आगे के लिए बहुत ऊंची हैं, जो बाजार की अर्थव्यवस्था के लिए अपेक्षाओं के आधार पर है, अगले कुछ वर्षों में। ठीक है,
तो फिर आपको खुद से पूछना होगा, क्या ये ब्याज दरों में वृद्धि मौलिक आधारों के कारण टिकाऊ है? क्योंकि अगर ऐसा नहीं है, तो जो होने वाला है वह है। उच्च ब्याज दरें संभावित रूप से आर्थिक मंदी के लिए एक उत्प्रेरक बन सकती हैं, या वे उस मंदी को और बढ़ा सकती हैं जो अन्यथा हमारे पास होती। और यहां चीजों संदर्भ में रखने के लिए हम अप्रैल में जहां थे वहीं वापस आ गए हैं। अब ये ओह मेरे भगवान ब्याज दरें बहुत बढ़ गई हैं। हाँ, उन्होंने किया है, लेकिन चलो चीजों को परिप्रेक्ष्य में रखते हैं। और मेरा मतलब इससे है, चलो 10 साल 3 महीने की ओर चलते हैं, क्योंकि बहुत से लोग कहेंगे, ठीक है, चूंकि लंबी अवधि बढ़ रही है, फेड नियंत्रण खो रहा है। और ये जो हमें बता रहा है, उसका विकास से कोई लेना देना नहीं है जॉर्ज। यह अधिकतर महंगाई से संबंधित है। यह महंगाई है, अपेक्षाएं बढ़ रही हैं। ठीक है, मुझे आपको ये चार्ट दिखाने दें। और अगर मैं आपको सिर्फ ये चार्ट दिखाऊं, तो आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे? हमारे पास 10 साल की तुलना 3 महीने से है। तो हम देख सकते हैं कि आज हम कहाँ हैं, जहां वक्र तेज हो गया है। इस बिंदु पर अब 10 साल का ट्रेजरी 3 महीने से अधिक है। ठीक है, लेकिन पिछले चक्रों में क्या हुआ है, जब वक्र तेज हो गया और 10 साल और 3 महीने के साथ उलटा नहीं रहा? आप देखिए, ये एक अच्छा संकेत नहीं है। अब क्या इस बार ये पूरी तरह से अलग होगा? शायद, बिल्कुल, ये हो सकता है, लेकिन ये हाल की उलटाव से पहले के अधिकांश चक्रों की तरह ही हो सकता है। फिर से हम बस संभावनाओं के खेल पे नजर डाल रहे हैं, है ना? और फिर आप अपने विश्लेषण में थोड़ी और सटीकता जोड़ने के लिए क्या कर सकते हैं, यह है कि क्या हम इस वक्र के तेज होने को एक बैल या भालू के तेज होने के परिणाम के रूप में देख रहे हैं? क्योंकि अभी हमें एक भालू का तेज होना मिल रहा है, जो बहुत अच्छा है। अगर अर्थव्यवस्था बेहतर कर रही है, तो यही आप उम्मीद करेंगे। हालांकि हमें देखना होगा कि यह कब तक चलता है, क्योंकि हम इन उतार चढ़ावों को विभिन्न चक्रों के दौरान देखते हैं। वास्तव में पिछले कुछ वीडियो में मैंने 2008 में क्या हुआ उसके बारे में चर्चा की है, जब 10 साल की ब्याज दर चक्र के दौरान, आपने सही अनुमान लगाया, 100 बेसिस पॉइंट बढ़ गई। तो ये कुछ नया नहीं है जो हम अभी अनुभव कर रहे हैं। हमें इसे बहुत बहुत ध्यान से देखना होगा। अब अगर हम एक पल के लिए मान लें कि 2025 में फेड ब्याज दरों को अभी जहां हैं वहां बनाए रखता है, क्योंकि महंगाई स्थिर है, अर्थव्यवस्था सुधार के संकेत दिखा रही है, बेरोजगारी की दर कम होती है, कुछ ऐसा। इसके अलावा चलिए मान लेते हैं कि 10 साल की ट्रेजरी फिर से अपने सामान्य स्प्रेड पर वापस चली जाती है। तो फेड फंड्स अभी 4.95% है। तो इसका मतलब होगा, चलो यहां एक औसत पे नजर डालते हैं, बस इसे देख लेते हैं। हम देख सकते हैं कि औसत लगभग, चलो इसे 1.5% कहते हैं, 1.5%, तो हम 4.25 पे हैं फेड फंड्स पर। तो अगर 10 साल की ट्रेजरी 5.75% के दायरे में वापस आ जाती है, तो ये हमें इस 150 बेसिस पॉइंट के औसत स्प्रेड के साथ सही स्थिति में रखेगा। तो ओक अगर 10 साल की ब्याज दर 5.75% पर जाती है, तो अचानक जॉर्ज गैमन कहने वाले हैं, इस बार यह अलग है, इस बार यह बिल्कुल अलग है। और मैं अब अर्थव्यवस्था के बारे में इतना निराशावादी नहीं हूं। लेकिन अगर हम देखते हैं कि 10 साल की ब्याज दर रुकने लगती है और 4.6, 4.5 पर वापस चली जाती है, जैसे जैसे फेड ब्याज दरें घटाता जा रहा है। और फिर अगर हम देखते हैं कि 10 साल की ब्याज दर और भी तेजी से गिरती है, तो हम फिर से उस बुल स्टेपनर परिदृश्य में वापस चले जाएंगे। फिर हम ठीक उसी स्थिति में होंगे जो हमने पिछले चक्रों में देखा है। तो ईमानदारी से कहूं, मुझे नहीं पता कि यह किस दिशा में जाएगा। बिल्कुल, मैं इसे एक बाज की तरह देखूंगा और आपको अपना विचार और अपनी राय दूंगा। जैसे जैसे हम इन महत्वपूर्ण परिवर्तनों को देखते हैं, ये सब संभावनाओं को मापने के बारे में है। लेकिन मेरा कहना है, मुझे लगता है कि यह डॉलर के साथ शायद दो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं जिन्हें आप अभी देख सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं व्यक्तिगत रूप से आप में से हर एक को इस साल के रेबेल कैपिटलिस्ट लाइव में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं। यह वह अद्भुत सम्मेलन है जो मैं हर साल आयोजित करता हूं। ये आपको एक बुलेट प्रूफ पोर्टफोलियो बनाने में मदद करता है। ये आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आजादी को बढ़ाने में मदद करता है। और यह आपकी नेटवर्क का आकार बढ़ाने में भी मदद करता है। दूसरे शब्दों में, आपको बहुत से समान विचारधारा वाले व्यक्तियों, साथ ही रेबेल कैपिटलिस्ट से मिलने का मौका मिलता है। ये ऑर्लैंडो में 35 मई से 25 मई तक होगा। पिछले वक्ताओं में रॉबर्ट कियोसाकी, रॉन पॉल, पीटर शिफ, माइक मलोनी, लिन ऑल्डन जैसे लोग शामिल रहे हैं, बस कुछ नाम लेने के लिए। तो अपने टिकट जल्दी से जल्दी लेने के लिए और ये जानने के लिए कि इस साल के रिबेल कैपिटलिस्ट लाइव में कौन बोल रहा है, आप rebelcapitalistlive.com पर जा सकते हैं।
और बस एक छोटी सी अंदर की जानकारी, अगर आप अपने टिकट जल्दी ले लेते हैं तो आपको छूट मिल सकती है, क्योंकि जैसे जैसे हम घटना के करीब पहुंचते हैं टिकटों की कीमत बढ़ती जाती है। तो इंतजार मत करो, rebelcapitalistlife.com पर जाएं, अभी जाओ और अपने टिकट ले लो। और मैं आपसे ऑरलैंडो में 25 मई के बीच मिलूंगा।